नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में आपको बताऊंगा कि कैसे लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वक्फ बिल पर विपक्ष बेनकाब हो रहा है और आपको बताऊंगा कि संसद में फेल होने के बाद अब कैसे सियासी मुस्लिम बन बैठे नेता वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको बताऊंगा कि अमेरिका की टैरिफ स्ट्राइक को कैसे मोदी ने बना दिया है भारत के लिए ट्रंप कार्ड। लेकिन सबसे पहले संसद में वक्फ बिल को लेकर मचे घमासान की खबर। वक्फ बिल पर आज लगातार दूसरे दिन विपक्ष के मानसिक दिवालियापन का प्रदर्शन हुआ। कल लोकसभा में 14 घंटे तक टाइम पास करने के बाद आज राज्यसभा में विपक्ष पिछले 5 घंटे से सिर्फ वक्फ बिल के नाम पर मोदी सरकार पर बेसिर पैर का आरोप लगा रहा है। विपक्ष के तर्कश में वक्फ बिल के विरोध में तर्कों का इतना जबरदस्त टोटा है कि वो वक्फ बिल पर कम और इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहा है। दरअसल विपक्ष को भी पता है कि वक्फ बिल का चाहे वो जितना मर्जी विरोध कर ले, उसके पास अपने दावों को साबित करने का कोई सबूत नहीं। इसीलिए विपक्षी नेताओं का पूरा फोकस इस बात पर है कि वक्फ बिल के बहाने वो खुद को पॉलिटिकल मुसलमान साबित कर दे। और इसकी सबसे जबरदस्त कोशिश तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ कर की। अब विपक्ष को यह तो समझ में आ गया है कि वक्फ बिल को रोकना उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए अब मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें शुरू हो गई। धमकियां दी जाने लगी है कि अगर वक्फ बिल को देश का मुसलमान अगर पास किया गया तो देश का मुसलमान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि संसद में बने कानून को न मानने की गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता। इन सब की बात होगी, लेकिन पहले देखिए कि अब तक वक्फ बिल पर बिना सबूत के दावे करने वालों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंट्री हो गई। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में जबरन पारित करवाया है। वक्फ बिल संविधान पर बेशर्मी से किया गया एक हमला है और बीजेपी समाज में ध्रुवीकरण या यूं कहें कि स्थायी ध्रुवीकरण करने के लिए वक्फ बिल लेकर आई। मतलब आरोप लगाओ और निकल जाओ। अरे भाई, आरोप लगाया है तो सबूत भी तो देना होगा ना। सरकार ने क्या किसी विपक्षी नेता का हाथ पकड़कर बिल के पक्ष में वोटिंग करवा ली? सरकार ने किसी विपक्षी नेता को धमकाकर बिल के पक्ष में वोट डलवा दिया? सच तो यह है कि विपक्ष वक्फ बिल का विरोध ठीक से कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसके पास कोई तर्क ही नहीं है, कोई उसके पास फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर वक्फ में संशोधन का वो विरोध कर सके। अब राहुल गांधी को देख लीजिए, लोकसभा में कल बिल पास हो गया, तब राहुल गांधी कहीं नहीं दिखे। लेकिन आज जब राज्यसभा में बिल पेश हो रहा था तो राहुल गांधी लोकसभा में वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। यानी कि जब लोकसभा में बहस चल रही थी तब उन्होंने उसका वहां विरोध नहीं किया, लेकिन आज जब राज्यसभा में बहस चल रही है तो लोकसभा में उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध भी क्या कर रहे हैं? उन्हें पता था कि विरोध करने से कुछ होना जाना तो है नहीं, इसलिए राहुल गांधी की जुबान पर वक्फ बिल जरूर था, लेकिन निशाने पर मोदी सरकार थी। एक बार सुनिए जरा कि वक्फ बिल में विरोध के नाम पर राहुल गांधी ने कैसे चीन को घुसेड़ दी। It's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक।
तो मतलब समझ रहे हैं, वक्फ बिल के विरोध में राहुल गांधी चीन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया और जिससे ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार वक्फ बिल लेकर आई। मतलब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया या चीन बॉर्डर पर टेंशन है, तो इसका वक्फ बिल का कनेक्शन है इसमें। यह भी गजब का लॉजिक है। वक्फ बिल का विरोध करना था चीन, और इसमें टैरिफ कहां से आ गया भाई? यही होता है जब आपको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना होता है, और कभी दांव उल्टा भी पड़ जाता है। राहुल गांधी ने चीन का नाम लिया तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के चाइनीज प्रेम पर सवाल उठा दिया। जरा सुनिए एक बार उनको। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं, डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। तो यह सिर्फ राहुल गांधी की दिक्कत नहीं है कि उनके पास वक्फ बिल का विरोध करने के लिए कोई ढंग का तर्क नहीं। कल लोकसभा में जितने भी विपक्षी नेताओं ने बिल का विरोध किया, तर्क के नाम पर उनके पास सिर्फ आरोप थे, सबूत एक भी नहीं था। और आज राज्यसभा में भी विपक्ष यही नौटंकी कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बिल संविधान के खिलाफ है, लेकिन कैसे है यह नहीं बता रहा। विपक्ष दावा कर रहा है कि वक्फ बिल से इस्लामिक परंपराओं को नुकसान हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा इसका जवाब नहीं दे रहा। विपक्ष दावा कर रहा है कि यह बिल मुस्लिमों के अधिकारों को छीनने की कोशिश है, लेकिन इस बिल से मुसलमानों का अधिकार कैसे छिन जाएगा यह कोई नहीं बता पा रहा। आपको शायद याद होगा, सीए के समय में भी इसी तरीके से झूठ का खेल खेला गया था, और अब वक्फ बिल को लेकर भी विपक्ष वैसा ही भ्रम फैला रहा। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी यही चल रहा। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कहा। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मानकर, और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं। यह सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। तो संजय सिंह बीजेपी से पूछ रहे हैं कि वो कब से मुसलमानों के हित में बात सोचने लगी। इसी लाइन को उठाते हुए आज शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी वक्फ बिल पर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। एक बार उनको भी सुनिए जा। करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात आप कर रहे हो। आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? या आप ही लोग हैं मुसलमानों को चोर बोलते हो? आप ही लोग हैं मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो। आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए। मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। तो संजय राउत कह रहे हैं कि बहुत पढ़ लिख कर आए हैं, बहुत तैयारी करके आए हैं, लेकिन तर्क के नाम पर उनके पास भी आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा कुछ भी नहीं था। कोई दलील ऐसी नहीं थी जिसमें कोई फैक्ट हो, जिसमें कि कोई तथ्य हो, और जिसके आधार पर वो कह सके कि ये बिल क्यों गलत है।
विरोध करने का भी एक तरीका होता है। विरोध करने के लिए तर्क चाहिए होते हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं यह बताना पड़ता है। विरोध में जो दावे किए जाते हैं उन दावों को प्रूव करना पड़ता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष वक्फ बिल का ऐसे विरोध कर रहा है जैसे विरोध करना उसकी मजबूरी हो, क्योंकि मोदी सरकार ने वक्फ बिल पर विपक्ष के एक एक दावे को झूठा साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने जितनी भी बातें कही सारी तथ्यों पर आधारित। आप सुनिए, आज राज्यसभा में बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े की कैसे धज्जियां उड़ाकर रखी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई, इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। किराए पर मकान ले ले, अपने 4 मित्रों को बुला ले और नमाज पढ़ ले। 5वें दिन वो कह देगा हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, यह वक्फ बाय यूजर है, अब इसे वक्फ घोषित कर दो। और घोषित हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक बड़ी जमीन है, खाली पड़ी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है, वो उस जमीन पर नमाज पढ़ ले। आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। मैं भी एक जेपीसी का मेंबर हूं। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे। किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है, मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। तो सरकार की तरफ से वक्फ बिल का एक एक फायदा गिनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के पास विरोध में एक भी तर्क नहीं। इसीलिए सरकार एकदम कूल है और विपक्ष बौखलाया हुआ। आप देखिए कि कैसे कल असदुद्दीन ओवैसी ने गुस्से में आकर वक्फ बिल की कॉपी को ही फाड़ दिया और फिर खुद को मुसलमानों का गांधी बता दिया। और अब इसमें अकबरुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। यानी जब ओवैसी ब्रदर्स वक्फ बिल पास होने से नहीं रोक पा रहे हैं तो अफवाह फैला रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, धमकी देने पर उतर आए हैं। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी को एक बार। अमेंडमेंट बिल के जरिए अगर कोई निशाना बन रहा है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को निशाना बनाया जा। आज जो हमारे आबा व अजदाद ने हमारे आने वाले कल के लिए जो वक्त किया था जायदादों को एक मंशे के तहत एक मकसद के लिए उन औकाफी जायदादों को मनसूबाबंद अंदाज के जरिए कानून साजी के जरिए उन औकाफी इदारों को तबाह बर्बाद करने का एक कानून पार्लियामेंट में आज ज़ेर बहस है। तो विपक्ष पर सीधा और बड़ा आरोप यह है कि वो वोट बैंक साधने के लिए वक्फ संशोधन बिल को खराब बता रही। लेकिन सवाल तो यही है कि कहीं वो इस विरोध के बहाने कट्टरवादियों को खाद पानी तो नहीं मुहैया करा रही, कहीं वक्फ के विरोध के बहाने उन संगठनों को तो नहीं आगे बढ़ा रही जिनकी हिस्ट्री दागदार रही, जैसे कि पीएफआई जो एक बैंड संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और इस पीएफआई का एजेंडा राजनीति में कौन चलाता है? एसडीपीआई। और वही एसडीपीआई अब वक्फ के विरोध के नाम पर मुसलमानों को साधने में लगा, पूरे देश को शाहीन बाग बना देने का प्लान बना रही है। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है,
जब तक बर्दाश्त करता है तब तक करता है, लेकिन बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तो मुसलमान जब मैदान करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। कान खोल के सुन ले कि ये विरोध शुरू हो चुका है, सड़कों से लेकर संसद तक चलने वाला है, तो ये बिल वापस ले उसमें ही बेहतरी है। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो एसडीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है तो वक़्फ़ बिल भी वापस जा सकता है। तो जब देश की संसद के भीतर से मुसलमानों को भड़काने के लिए तर्कहीन तकरीरें की जाती तो सड़क पर उसका कैसा इंपैक्ट होता है, वो भी विपक्ष को एक बार सुनना चाहिए। अभी हमने आपको एसडीपीआई का बयान सुनाया, उसके कार्यकर्ताओं का बयान सुनाया, जो कि असल में पीएफआई का एक पॉलिटिकल विंग है, और पीएफआई एक बैंड संगठन, एक प्रतिबंधित संगठन है। उसके लोग खुलेआम कह रहे हैं कि पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे, और जिस तरीके से संसद में और अलग अलग मोर्चों पर, मंचों पर मौलाना जिस तरीके से लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, उसका असर किस रूप में सामने आ रहा है, एक बार कुछ और उसकी बानगी देखिए। जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें आप सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमने इसके पहले भी जब सीएनआरसी को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में भी बना। आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी पूरे तरीके से अपने जितने भी मुस्लिम एनजीओ से जमाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सारे लोगों के साथ हम अपना बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम इसकी लड़ाई, अगर हमारे को संतुष्टि नहीं हुई तो हम इसको सड़कों पर भी लेकर आएंगे। शाहीन बाग बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। हमने जेलों को पहले भी अंग्रेजों के दौर में भी आबाद किया था, हम आज भी जेलों को आबाद करने की ताकत रखते हैं, और हम रस्तों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो सुना आपने कि कैसे कट्टरता का जहर फैलाया जा रहा है। दरअसल मौलाना और मौलवियों और कट्टरपंथी नेताओं के इसी जहर के असर को कम करने की दिशा में वक्फ बिल को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इस वक्फ बिल का एक और सबसे बड़ा असर क्या होने वाला है, वो भी जान लीजिए। वक्फ बिल के समर्थन में सरकार की ओर से बार बार दलील दी जा रही है कि दुनिया का वक्फ बोर्ड तो कहने को दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है, लेकिन इस देश का मुसलमान गरीब रहा, क्योंकि वक्फ में बैठे लोगों ने कभी गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं। अमीर वक्फ बोर्ड और गरीब मुसलमान को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जो राज खोला है, एक बार उनको भी सुनिए। 90% सिवाय मुकदमेबाजियों के और कुछ भी नहीं। आप एक बात मुझे बताओ कि आप ये देखिए कि मथुरा में कितने वक्फ हैं, और क्या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है यहाँ पे? तो अगर वक्फ का ही के लिए, वक्फ का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब इस प्रॉपर्टी को मैंने परमात्मा को, अल्लाह को ओनरशिप कर दी। अब अल्लाह की प्रॉपर्टी है तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसके लिए होना चाहिए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसके लिए होना चाहिए? सबसे गरीब जो है उसके लिए, और उसकी उस तरफ से बढ़ना चाहिए आगे। वक्फ में आप अलल औलाद जो है वक्फ में, उसमें जो आप देखेंगे तो वो तो कहीं कुरान में नहीं है, कहीं है सिर्फ हिंदुस्तान में है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सीलिंग से बचाने के लिए, दूसरे कामों से करने के लिए मैंने कह दिया ये मेरे औलाद के काम आएगी, लेकिन ये वक्फ होगा। तो अब लॉ में इजाजत है, रिलीजन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मगर एक बेसिक सवाल ये है कि वो जो वक्फ हैं उसमें 90% से ज्यादा, मैं 90 कम कह रहा हूं, इतनी भाई अब कई जनरेशन हो गई। पहले उन्होंने मानो कह दिया कि बड़ा बेटा मुतवल्ली हो, अब बड़ा बेटा और 3-4 बेटे, उनके बच्चे हो गए। अब खानदान में ओवर ए पीरियड ऑफ मानिए 150 साल हो गए, तो अब उसमें 3 जनरेशन 4 जनरेशन आ गए। अब वहां पे आ गए 40-50 लोग हैं, मुतवल्ली एक हो सकता है। अब वो 49 जो हैं वो उसे रोज गालियां दे रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं। तो इस्लामिक कानून के मुताबिक मुतवल्ली वो शख्स होता है जो मस्जिद की या वक्फ की संपत्तियों की देखभाल और उसका मैनेजमेंट करता है।
यानी मुतवल्ली की हैसियत प्रॉपर्टी के मैनेजर से ज्यादा नहीं होती, लेकिन यही मुतवल्ली देश में लाखों वक्फ संपत्तियों के मालिक बन बैठे हैं। और यही बात कह रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। और ये वो खेल है जिसकी तरफ आरिफ मोहम्मद खान इशारा कर रहे हैं। इसको जरा गौर से समझिए कि सीलिंग एक्ट और टैक्स से बचने के लिए कई अमीर मुसलमानों ने अल औलाद के तहत अपनी जायदाद वक्फ कर दी, जिसके तहत उनकी औलादें मुतवल्ली बनती रही। आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं कि अल औलाद वक्फ का प्रावधान तो कुरान में भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ हिंदुस्तान में, यानी वक्फ अमीर मुसलमानों के लिए अपनी जायदाद और टैक्स बचाने का एक टूल बन के रह गया। अब ऐसे में गरीब मुसलमानों का कल्याण क्या खाक होगा? इसी अल औलाद वक्फ की वजह से वक्फ करने वालों की औलादों के बीच मुतवल्ली बनने को लेकर झगड़े और मुकदमे भी होते रहे। बहुत बड़ी संख्या में वक्फ को लेकर जो मुकदमेबाजी है, उसका एक पहलू यह भी है। तो वक्फ बिल के पीछे मोदी सरकार की क्या मंशा है, अब यह क्लियर हो चुका है कि ये जो सारे झगड़े हैं, ये जो सारे लिटिगेशन है, सारी मनमानियां हैं, इस सब को खत्म करना है। इसीलिए वक्फ बिल पर मोदी सरकार को अब देश के मुसलमानों का भी साथ मिल रहा है। और अब राज्यसभा से पास होने के बाद जब वक्फ बिल कानून बनेगा तो वक्फ पर चंद मौलानाओं और सियासी मुसलमानों का सिक्का नहीं चलेगा, बल्कि वक्फ की एक एक पाई मुसलमानों के हित में खर्च होगी। और यही बात बहुत सारे रसूखदार मौलानाओं को, मुसलमानों के नेताओं को यह बात हजम नहीं हो रही। तो देश का मूड मीटर में अब वक्त है उस स्टोरी का जिसकी गूंज आज वक्फ बिल को लेकर सदन में चर्चा के दौरान भी सुनाई दी। लेकिन आपको बताते हैं कि जिस अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत का विपक्ष सरकार पर सवाल दाग रहा है, उस टैरिफ को कैसे मोदी सरकार ने अपना ट्रम्प कार्ड बना लिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस बात की धमकी दे रहे थे वो उन्होंने कर दिया। दुनिया के 108 देशों पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया, यानी कि जिन देशों ने अमेरिकी सामानों की खरीद पर टैक्स लगा रखा था, ट्रंप ने उन देशों के सामानों की खरीद पर उसी अंदाज में मोटा टैक्स लगा दिया है। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया में खलबली मची हुई, क्योंकि दुनिया एक नए ट्रेड वॉर में फंस सकती है। कई देशों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस बुरी तरीके से गड़बड़ा सकता है और ऐसी आशंका बन गई है कि कई देशों के लिए मंदी में फंसने का खतरा भी गहराता जा रहा है। भारत की विपक्षी पार्टियां इसी का हवाला देकर मोदी सरकार को घेर रही है, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर भी 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया है। तो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हुए भारत के लिए क्या कहा, पहले एक बार जरा वो सुनिए और फिर आपको बताएंगे कि ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए मुसीबत है या फिर आपदा में एक अवसर। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and India, very, very tough. तो भारत ने अमेरिकी सामान पर औसतन 52% का टैरिफ भारत लगाता है और ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई में 27% टैरिफ लगाया है, टैक्स लगाया है। दुनिया की कई फाइनेंशियल फर्मों की रिपोर्ट को अगर माने तो इस रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत को सालाना $31 अरब तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। और कहा जा रहा है कि इससे अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों के लिए नौकरी के मौके भी घट जाएंगे। अमेरिका में कारोबार कर रही भारतीय कंपनियों का मुनाफा भी इससे प्रभावित होगा। और विपक्ष इसी का हवाला देकर मोदी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। ट्रंप मोदी की दोस्ती पर सवाल उठा रहा है। सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप टैरिफ को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया।
तो सवाल यह है कि ट्रंप टैरिफ पर भारत की स्थिति क्या वाकई वैसी है जैसा दावा खड़गे और बाकी विपक्षी नेता कर रहे हैं, या कहानी कुछ और भी है? सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ को चीन टैरिफ ब्लैकमेल कह रहा है और यूरोपियन कमीशन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और दुनिया के कई दूसरे देश ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं बता रही है कि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से अंतरराष्ट्रीय कारोबार में कितने बड़े उथल पुथल की आशंका है। लेकिन आईटी जैसे कुछ सेक्टरों को अगर छोड़ दें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए आपदा में अवसर का मौका बन सकता है। कैसे, अब वो भी जरा समझिए। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का जितना बड़ा झटका भारत को लगा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका ये चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और इस तरह के दूसरे देशों के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जबकि बांग्लादेश पर यह टैरिफ 37%, चीन पर 34% है और वियतनाम पर तो 46% है, पाकिस्तान पर भी 29% है। यानी भारत से ज्यादा इन देशों से जो अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट है उस पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा और उसकी भरपाई के लिए भारत के पास एक बड़ा मौका होगा, खासतौर से टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर। तो अमेरिका को कपड़ा एक्सपोर्ट करने में भारत की हिस्सेदारी चीन और वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में अभी कम है। अगर 2024 का आंकड़ा देखिए तो अमेरिका को जितना कपड़ा एक्सपोर्ट हुआ उसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 6% की थी, जबकि चीन से 21%, वियतनाम से 19% और बांग्लादेश से 9% उसकी हिस्सेदारी थी इन सारे देशों की, जो कि भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऐसे में इन देशों से जो रेसिप्रोकल टैरिफ 1.25 से 1.5 गुना ज्यादा है भारत के मुकाबले, उसकी वजह से इनका जो माल है, इनका जो टेक्सटाइल है, ये अमेरिका में महंगा होगा और इन देशों की जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं उनके लिए वहां कारोबार करना ज्यादा मुश्किल होगा, जबकि भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में एक्सपोर्ट करना बाकी देशों के मुकाबले सस्ता होगा, जिससे कि भारतीय टेक्सटाइल की मांग अमेरिका में बढ़ेगी। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखिए तो ये भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और भारत में इसके जरिए रोजगार के मौके बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। 2023-24 के अगर आंकड़े को अगर आप देखें तो भारत से दुनिया को $36 अरब, यानी कि अगर रुपए में देखें तो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कपड़ा एक्सपोर्ट हुआ था। इसमें से $10 अरब यानी कि करीब 86,000 करोड़ रुपया 86,000 करोड़ रुपए के बराबर का जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका हुआ, अमेरिका को किया गया। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद इसके 2 गुना हो जाने की उम्मीद जताई जा रही, यानी कि सालाना करीब $20 अरब, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यह बहुत बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरीके से ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ ने भारत की फार्मा कंपनियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका बना दिया है, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय फार्मा सेक्टर को इस टैरिफ से बाहर रखा है, जबकि चीन समेत कई दूसरे देशों की फार्मा कंपनियों पर ट्रंप ने बहुत मोटा टैरिफ लगाया है। ऐसे में भारतीय फार्मा सेक्टर के सामने भी एक सुनहरा मौका है। अमेरिका में पहले ही भारत की जेनरिक दवाओं की जबरदस्त मांग है। भारत अमेरिका को सालाना करीब $9 अरब की दवाएं सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है, और रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद इसमें बहुत बड़ी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि फार्मा कंपनियां इस रेसिप्रोकल टैरिफ का जो दायरा है उससे उसको अलग रखा गया है। तो टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर के अलावा अमेरिका भारत से कई दूसरे प्रोडक्ट भी मंगाता है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, कोयला, कोक, कीमती पत्थर, गहने वगैरह वगैरह। चूंकि भारत इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट पर टैरिफ नहीं लगाता है या बहुत आधा पौना % टैरिफ लगाता है, तो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से देखा जाए तो भारत के ऐसे सामानों की मांग अमेरिका में बढ़ना तय है।
क्योंकि इन पे रेसिप्रोकल टैरिफ के अगर हिसाब से देखा जाए, मतलब बराबर का टैरिफ के हिसाब से देखा जाए, तो इन पे टैरिफ उसी अनुपात में लगेगा। तो इन सब के बीच भारत के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ घटाने का रास्ता भी अमेरिका ने बंद नहीं किया है। उसने आज ऐलान जरूर किया है, लेकिन यह टैरिफ आने वाले दिनों में घट भी सकता है। कैसे? तो अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार का एक बार आंकड़ा पहले देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे यह रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाले दिनों में घट सकता है। अगर 24-25 में देखें तो दोनों देशों के बीच 118 अरब डॉलर का कारोबार हुआ और इसमें भारत ने 77 अरब डॉलर का सामान अमेरिका को भेजा, जबकि अमेरिका ने 40.7 अरब डॉलर का सामान भारत भेजा। अमेरिका इसे बैलेंस करना चाहता है और पीएम मोदी पहले से इस बात को भाप चुके थे और अभी फरवरी में ही वो अमेरिका दौरे पर थे, तो इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके बाद भारत अमेरिका में द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है और सितंबर तक इस समझौते के पहले चरण पर मुहर लग जाने की उम्मीद है। और एक बार यह समझौता हो गया तो यह समझिए कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, इसमें बड़ी कटौती हो सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की आपदा भारत के लिए असल में एक अवसर की तरह आई। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए बिग